तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों कोशिका वाले पार्ट के बाद, चैप्टर के बाद, अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम में एक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। दोस्तों नाम है उस चैप्टर का कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहते हैं इसे। ठीक है, तो चालू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नेम है कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। दोस्तों पहले तो हम समझते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। आप लोगों को हमेशा से एक बात पता होगा कि हम लोग जब हमारा बर्थ हुआ था ना, जब हमारा जन्म हुआ था, तब हम लोग बहुत छोटे थे। ठीक है, धीरे धीरे हमारा जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ी है, घटी है? बढ़ी है ना। अगर मान लीजिए मैं एक किताब यहाँ पे रख देता हूँ और किताब के ऊपर किताब 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 रख के ऐसे इतनी लंबी किताब का एक बिल्डिंग बन जाती, तो आप क्या मानेंगे, किताबों की संख्या बढ़ी है, घटी है? बढ़ी है। यही जो बढ़ी हुई किताबों की संख्या है ना, ये शायद इसलिए तो है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वहां पे उस जगह पे किताबों की संख्या बढ़ाई है। दोस्तों ऐसी चीज होती है कोशिका विभाजन। जब हम पहले बहुत छोटे थे, है ना, ज्यादा छोटे हो गए, जब हम पहले बहुत छोटे थे तो छोटे होने के साथ साथ हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होने लगे हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई। और कोशिकाओं की इसी संख्या को, जो बढ़ती है ना कोशिका की संख्या, इसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। बात अच्छे से क्लियर है? अब सुनिएगा, कोशिका विभाजन का सीधा सीधा सा मतलब है कि कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी हो। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं कि कोशिका की संख्या में जो बढ़ोतरी होती है ना, जो इंक्रीज होता है, वो किसके से होता है? कोशिका विभाजन के लिए से। दोस्तों एक कोशिका जब दो कोशिका में विभक्त होती है तो इसे ही तो हम कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि एक कोशिका का अपनी दो कोशिकाओं में बदलना, इस चीज को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं एक कोशिका का दो कोशिका का निर्माण करना, या एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होना, इसे ही हम कोशिका विभाजन कहेंगे। इसका पता है मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे कोशिका दिखा देता हूं, सही है, तो ये है कोशिका, और कोशिका के अंदर की तरफ यहाँ पर क्या उपस्थित होता है सबको पता है। तो कोशिका पर क्या है? केंद्रक। आपसे बोला था ना, आपसे एक बात बोली थी कि जो भी चीज अभी तक हम कोशिका में पढ़ते आए हैं वो सारी चीजें अब हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो दोस्तों ये तो अंदर हो गया केंद्रक, मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। देखो अंदर क्या है? केंद्रक। और ये बाहर की तरफ ये क्या है? ये कोशिका है, और मैं इसको बोल सकता हूँ कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली को? बताना तो जरा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली को? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भूलना मत, पुरानी चीजें याद रखना है। चैप्टर में साथ चल रहे हो तो एक एक चीजों को ऐसे साथ में लेके चलना है, बिल्कुल बिल्कुल साथ में लेके। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक। दोस्तों केंद्रक के अंदर एक द्रव्य उपस्थित होता है, ये रहा, और इस द्रव्य को आप क्या बोलते हो? केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हो? केंद्रक द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये जो मिलेगा आपको, ये सब कुछ, ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा कोशिका द्रव्य। बात सही है? याद आ रही है कुछ बात मैंने आपको पढ़ाया था? बिल्कुल ऐसे ही से आपको समझाया था मैंने आपको। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बोला हुआ था पहले भी दोस्तों, क्या बोला हुआ था? मैं आपसे बोला था कि कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य और अगर केंद्रक द्रव्य दोनों को जोड़ देंगे, केंद्रक द्रव्य
तो एक द्रव्य बनेगा, उसे क्या बोलते हैं हम? जीव द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में बताया था आपको, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जितना जरूरी है हिंदी उतना जरूरी है इंग्लिश। जितना आसान है हिंदी में नाम लिखना उतना ही आसान है इंग्लिश में नाम लिखना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जब हम हमारे नाम लिखते हैं तो यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सा पढ़े रहते हैं, जरूरी है। अगर एक बार में सब कुछ इंग्लिश आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। आप डॉक्टर बन जाएंगे या आप कोई भी एग्जाम देंगे कॉम्पिटिशन का और एकदम से इंग्लिश आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं पता है क्या हुआ था, मैं जब किसी मतलब एक कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने, तो मैं 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से था। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाते ही जो टीचर था वो इंग्लिश का, क्योंकि कॉलेज कैसा था, इंग्लिश मीडियम का। अब टीचर जब इंग्लिश मीडियम का था वो तो खड़ा होकर बोलने लग गया, यूं कहते आओ, ऐसे ऐसे बोला उसने, ये हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, ये इंग्लिश, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, वो ऐसे कुछ ऐसा बोला था, हे हेलो एवरीवन हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या है, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। मगर धीरे धीरे अगर मैंने उसको समझने की कोशिश की, मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जरूरी है। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश को भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे कार्य हमारे इंग्लिश से भी पूरे होंगे। तो दोनों ही लैंग्वेज का बराबर ज्ञान होना चाहिए। हम हिंदी मीडियम से है तो हिंदी का ज्ञान हमें पूरा है, मगर मेरे मेरे प्रेजेंट होने के बाद अब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज दूंगा। तो कभी आप ये नहीं कहोगे, किसी ने बोला प्रोटोप्लाज्म, तो आप ये नहीं कहोगे सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। आपको पता है प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां तक जो है वो है क्या, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली के जो अंदर है वो क्या है, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला देते हो आप तो क्या बनता है, जीव द्रव्य। बात सही है, किसी को डाउट तो नहीं है। मैं बहुत आसान से बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो बहुत धीरे धीरे ही करना मेरे से, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, हमें बहुत आराम से चलना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कोशिका विभाजन। विभाजन का मतलब यही, विभाजन का मतलब ये, यही तो विभाजन होता है जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और यही विभाजन यहाँ पे होगा। क्या होगा, अगर एक कोशिका से आपको दो कोशिका बनानी है तो आपको कोशिका का विभाजन करना पड़ेगा। और कोशिका का विभाजन अगर मैं सही हूं तो बताओ ऐसे ही होगा क्या, बताओ सही है। दोस्तों देखो, बात समझना बस। अगर मुझे इस चीज को विभाजित करना है तो मैंने बीच में ऐसे लाइन खींच दी, अब मेरे पास दो कोशिकाएं बन गई। यानी कि हुआ ये कि मेरे पास एक कोशिका मान लीजिए ये थी, इसके अंदर ये केंद्रक था, सही है। अब इस कोशिका को मैंने विभक्त कर दिया दो कोशिकाओं में, तो मेरे पास एक कोशिका तो ये हो गई और मेरे पास एक कोशिका ये हो गई। बात क्लियर है सबकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखो आपसे क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मुझे कभी भी एक कोशिका को दो कोशिका में बनाना है तभी तो उस चीज को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और जो कोशिका विभाजन होता है उसमें दो प्रकार का विभाजन होता है, वहां पे देखना ध्यान से। कोशिका विभाजन में पहला विभाजन होगा केंद्रक द्रव्य का और दूसरा विभाजन होगा जीव द्रव्य का। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी कोशिका विभाजन करना है तो दोस्तों आपको करवाना पड़ेगा केंद्र द्रव्य विभाजन, ठीक है। और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जीव द्रव्य विभाजन, सही है। मैंने देखो केंद्रक द्रव्य को भी विभाजित कर दिया और ये जो है ये मेरे मतलब कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य मैंने कोशिका द्रव्य को भी विभाजित कर दिया। तो जब केंद्रक को भी विभाजित कर दिया, कोशिका द्रव्य को भी विभाजित कर दिया, तो एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बन गई, दो कोशिकाओं में। इसका मतलब दोस्तों बताइएगा मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका मतलब किसका विभाजन हो रहा है, ये जीव द्रव्य का विभाजन। बताओ दिक्कत है, नहीं है ना, आसान है ना, बहुत आसान है ना। दोस्तों पता है क्या हो रहा है, बस केवल ये हो रहा है, बस केवल ये हो रहा है। आपके पास एक कोशिका ये रही, दिख रही है आपको, एक कोशिका देखो नीचे ये रही, नीचे वाली दो कोशिका दिख रही है आपको। दोस्तों ये वाली जो ऊपर कोशिका है ना, इसको हम बोलते हैं मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका। यानी कि ये वाली कोशिका कैसी कोशिका हो गई,
मात्र कोशिका लिख सकता हूं मैं। और जब मात्र कोशिका में विभाजन होगा तो उसके बाद दो कौन सी कोशिका बनेगी? संतति कोशिका। कौन सी कोशिका? संतति। तो मात्र कोशिका में विभाजन किया तो दो संतति कोशिका या पुत्री कोशिकाएं बन गई। दोस्तों इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? संतति कोशिका, या फिर इसको एक नाम और बोला जाता है क्या? पुत्री कोशिका। तो ये मात्र कोशिका और संतति हो गई। इसको दोस्तों हिंदी में एक नाम और बोला जाता है डॉटर। और कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। तो ये होता है डॉटर सेल। और मात्र कोशिका क्या होता है? ये होता है पेरेंट सेल। बात क्लियर है? बात इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक कोशिका से दो कोशिका बनानी है तो इस कोशिका का विभाजन करना पड़ेगा, और इस कोशिका का विभाजन करने के बाद जो दो कोशिका बनेगी इन्हें हम बोलेंगे संतति कोशिका, इसे हम बोलेंगे मात्र कोशिका। यानी कि ये मात्र कोशिका, ये संतति कोशिका, ये वाली ही बात है, संतति कोशिका और मात्र कोशिका। बात सही है? जब एक कोशिका है तो कोशिका में कोशिका द्रव्य है, बीच में केंद्रक द्रव्य है। तो आपको अगर एक कोशिका से दो कोशिका बनानी है तो आपको कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को विभाजित करना पड़ेगा। कोशिका द्रव्य के विभाजन करने को हम इंग्लिश में एक नाम बोलते हैं, वो हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और केंद्रक द्रव्य को विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरा कोशिका वाला चैप्टर का लेक्चर देखा है वो बच्चे मुझसे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, आपने ना केंद्रक में एक बात बताई थी कैरियोलॉजी। आपने बोला था केंद्रक के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी कहते हैं, केंद्रक को कैरियन कहा जाता है। तो केंद्रक का विभाजन मतलब कैरियो का विभाजन, मतलब कैरियन का विभाजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब साइटोकाइनेसिस। और जब केंद्रक द्रव्य विभाजित हो जाएगा और कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? दो। परफेक्ट, 100% परफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस टेंशन नहीं लेने का, दिक्कत नहीं लेने का। ये चैप्टर ऐसा होगा जो टिप्स पे खेलोगे तो ऐसे खेलोगे, अरे सेल डिवीजन छोड़ो, सेल अरे हो गया, एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। दोस्तों पता है लगभग इस पूरी यूनिट का 10 से 15% तक का वेटेज है नीट के एग्जाम में, 10 to 15% वेटेज। और मेरे लिए तो 1% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 से 15% तो कैसे छोड़ देंगे हम? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ने का ना। छोड़ने का क्या? अरे बोलो भैया, घर में बैठे हुए हो ना तो कोई एक अपनी लाइव क्लास की तरह क्लास हो रही है। ये ऐसा ही क्लास हो रहा है जैसे आप लाइव बैठे हो मेरे सामने। लाइव ही हूं मैं, देखो एज इट इज ऐसे ही दिखूंगा। कभी देखोगे ना तो ऐसे दिखता हूं मैं, ठीक है? ऐसी ही कोशिका बनाऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा एज इट इज। तो ये वाली चीज सबको क्लियर है? अगर आपको एक कोशिका का विभाजन करना है तो एक कोशिका को बोलते हैं मात्र कोशिका, जो दो कोशिका इससे बनेगी उससे बोलेंगे पुत्री कोशिका। बात क्लियर है? एक कोशिका से दो कोशिका विभाजित करनी है तो इस कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा, केंद्रक द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा, मतलब जीव द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा, प्रोटोप्लाज्म का। और जब ये हो जाएगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो जाएगा? दो कोशिकाओं। सही है? कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी। हम छोटे थे, वापस से हम छोटे थे, फिर हम बड़े 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 हो गए। इसका मतलब हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। और अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का अनुमान भी बढ़ेगा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारा आकृति, हमारा परिमाप, सब कुछ बढ़ने का कार्य होता है। इसे ही हम कोशिका विभाजन बोलते हैं। तो दिक्कत है? 100% परफेक्ट। एक बात और बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों, जब कभी भी कोशिका विभाजन होता है ना तो जो पुत्री कोशिका बनती है
अब मान लो ये कोशिका बन गई, जैसे मान लो ये वाली मैंने बनाया था ना, इसको और कर देता हूं। बताना मुझे समझ में आया क्या, कमेंट में बताया करो, मुझे बताया करो सब कुछ। ये एक मात्र कोशिका थी ऊपर वाली, ये दो पुत्री कोशिका, ये मात्र कोशिका, ये दो पुत्री कोशिका। क्या मात्र कोशिका का आकार बड़ा होगा या पुत्री कोशिका का होगा, बताओ। मात्र कोशिका, पुत्री कोशिका, आकार किसका बड़ा होगा, मात्र कोशिका का या पुत्री कोशिका का। मात्र कोशिका का ना। तो अब एक बताओ, पुत्री कोशिका वापस विभाजन करेगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब पुत्री कोशिकाओं का विभाजन होगा, ये रहा, तो बनने वाली जो कोशिका होगी वो इससे भी छोटी होगी, नहीं। देखो ये मात्र कोशिका, ये बन गई तो पुत्री कोशिका बन गई। अब ये कोशिका मान लो विभाजन करेगी, ये भी करेगी आगे विभाजन, तो ये बनने वाली जो इससे जो बनेगी कोशिका वो और छोटी होगी, फिर आगे वाली कोशिका और छोटी होगी। यानी कि अगर ये कोशिका भी आगे विभाजन करेगी, ये तो आगे बनने वाली कोशिका और छोटी होगी, फिर ये विभाजन करेगी, आगे बनने वाली कोशिका और छोटी होगी, फिर ये विभाजन करेगी तो आगे बनने वाली कोशिका और छोटी होगी। दोस्तों ये तो ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कोशिका खत्म ही हो जाएगी, रहेगी नहीं कोशिकाएं, दिक्कत है ना। इसलिए याद रखिएगा, जब एक बार कभी भी कोशिका विभाजन करती है तो उसके बाद कोशिका को एक चीज और जरूरत होती है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है वृद्धि। यानी कि ये कोशिका पहले अपने आकार में क्या करेगी, वृद्धि, फिर क्या करेगी, विभाजन। तो याद रखिएगा, एक बार जब कोशिका विभाजित होती है तो ये कोशिका पहले अपने आकार में वृद्धि करेगी, फिर विभाजन करेगी। ये कोशिका पहले अपने आकार में वृद्धि करेगी, फिर विभाजन करेगी। तो यानी कि कोशिका पहले अपने आकार में वृद्धि करती है, फिर विभाजन करती है। बात क्लियर है अच्छे से, कंफर्म। दोस्तों अपवाद को छोड़ दिया जाए तो आपके शरीर में लगभग सारी कोशिकाएं विभाजित करती है, मगर पादप के अंदर केवल विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित करती है, ये बात याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं पादप में केवल विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित करती हैं। पादप में विभज्योतक कोशिका ही विभाजन करती है, बात सही है। मगर आपके में सारी कोशिकाएं विभाजन करेंगी, आपके में सारी कोशिकाएं विभाजन करेगी, जबकि पादप में केवल विभज्योतक की कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजन। शीर्षस्थ, मध्यस्थ और पार्श्व तीन विभज्योतक होते हैं, पढ़ेंगे अभी हम आगे, जैसे आप पढ़ के भी आए हैं 10th क्लास में। तो ये कोशिका है पादप कोशिका। तो बात समझ में आ गई। बात क्या है कि अगर कोई भी कोशिका विभाजन करती है तो विभाजन करने के बाद वो वृद्धि करेगी, फिर विभाजन करेगी। तो पहले वृद्धि, फिर विभाजन, फिर वृद्धि, फिर विभाजन, फिर वृद्धि, फिर विभाजन। तो विभाजन वृद्धि, विभाजन वृद्धि, विभाजन वृद्धि ऐसे चलता जाएगा और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, उसका आकृति बढ़ेगा, अमाप बढ़ेगा, परिमाप बढ़ेगा और उसकी संख्या भी बढ़ेगी। बात क्लियर अच्छे से, डाउट जैसी तो कोई चीज नहीं है। मैं दिख रहा हूँ सबको साफ, मेरा ये जो मैंने लिखा है सबको सब साफ दिख रहा है ना, बस बहुत बढ़िया, परफेक्ट है ये, ठीक है। तो आगे चले, अब इसको रब कर दें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं। अभी हमने बात किया था कि कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। अभी इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक एक चीज देखी कि अगर एक कोशिका है तो वो दो कोशिकाओं में विभक्त होती है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा एक मत और दिया गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक कोशिका के जनन का प्रकार है, क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिका बनना तो कहीं ना कहीं कोशिका अपने आप में जनन करती है। जनन का मतलब रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन का मतलब री और प्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज को जब दोबारा से पैदा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कोशिका विभाजन कोशिका जनन का ही एक प्रकार है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका जनन का ही एक क्या होता है, प्रकार होता है। दोस्तों कोशिका वाले चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ के आए थे जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत, याद है आपको, क्या पढ़ के आए थे हम।
कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। याद होगा आपको, एमआई श्लाइडेन और टी श्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और आधुनिक कोशिका का सिद्धांत एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन क्या थी? वो थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इन्होंने क्या बोला था? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मगर जो नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होगा, मतलब ये जो कहने वाले हैं या जो कहना चाहते हैं वो देखो कुछ यही था क्या, कि अगर एक कोशिका आपके पास ये है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक याद है, केंद्रक का विभाजन कोशिका द्रव्य का विभाजन याद है ना, इस कोशिका से क्या बनेगा? दो कोशिकाएं बनेगी, एक ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, क्या बोलते हैं दोनों कोशिकाओं को? संतति कोशिका या पुत्री कोशिका। और इसको कौन सी कोशिका बोलते हैं? मातृ कोशिका। सही है। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, इन्होंने जो लाइन बोली थी, क्या बोल यही लाइन थी क्या, कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती कोशिका। और ये कौन सी कोशिका है? नई कोशिका। तो प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसी प्रकार के विभाजन को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, यही उन्होंने बोला था। मगर याद रखिएगा, ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए, इसका प्रयोगों के रूप से इसको बता नहीं पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज और लिख रहा हूं कि जो रुडोल्फ विर्चो है, तो इसको सत्यापित कर पाने में असमर्थ। करने में क्या रहे थे? असमर्थ रहे थे। याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये तो होता है कोशिका विभाजन। बात क्लियर अच्छे से? अभी तक जो भी चीज पढ़ाई है, जो इन्होंने बोला था प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, तो बात समझ में आ गई। मगर ये प्रयोग के द्वारा इसको नहीं बता पाए। ठीक है, अगर मैं आपसे कोशिका विभाजन के बारे में बात करूं, तो दोस्तों कोशिका विभाजन जो होता है ना, इस कोशिका विभाजन को पहली बार जिस वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, जिस वैज्ञानिक ने इसको देखा था, उनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। कोशिका विभाजन को पहली बार जिसने देखा था, क्या नाम था? स्ट्रॉसबर्गर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, प्रथम अध्ययन किया किसने? स्ट्रॉसबर्गर। और दोस्तों अगर कोशिका विभाजन की मैं बात करूं, तो जो नामकरण है, नामकरण जो है, वो नामकरण किस वैज्ञानिक ने दिया बताया आपको? तो नामकरण जिस वैज्ञानिक ने दिया था इसका, उनका नाम था फ्लेमिंग। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। एक्चुअली मैं यहाँ पे जिस प्रकार के तरीके की बात कर रहा हूँ वो आपको अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। दोस्तों अगली और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं कोशिका विभाजन की आपसे कभी भी बात करूं, तो इसके अंदर आपको याद रखने वाली एक बात है। वो क्या? वो ये कि कितने प्रकार के कोशिका विभाजन हो सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी है। दोस्तों तीन प्रकार के कोशिका विभाजन हम लोग मानते हैं।
जो प्रथम प्रकार का मानते हैं उसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और जो तीसरा है उसे हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। आपसे एक बात बोली थी कि मैं हिंदी में इंग्लिश में बताऊंगा आपको। दोस्तों समसूत्री विभाजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस। और इसे हम बोलते हैं एमाइटोसिस। सही है। तो माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस याद रहेगा आप सबको। ठीक है, अब देखिए जरा समझ लेते हैं कि क्या होती है ये और कैसे होते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझना है कि जो समसूत्री विभाजन है ये पाया किसमें जाता है। दोस्तों समसूत्री विभाजन आपकी शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं वापस बता रहा हूं। वैसे मैं कोशिका वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं। देखिए दोस्तों आपके शरीर में एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? मात्र कोशिका। दोस्तों इस मात्र कोशिका का दूसरा नाम है, इसे हम बोलते हैं स्टेम सेल। याद रखना इंग्लिश में भी नाम, कई बार स्टेम कोशिका नाम से आपको लिख जाएगा कई जगह पे, तो आपको ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं पढ़ाया। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल को हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल सेल, यानी कि आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हो उनकी मदर है, मदर ऑफ ऑल सेल। इतनी तो इंग्लिश बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों मात्र कोशिका दो प्रकार की कोशिका बनाती है। एक प्रकार की कोशिका ये रही और एक प्रकार की कोशिका ये रही। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कोशिका और इस प्रकार की कोशिका में अंतर क्या है? इस प्रकार की कोशिका को एक कोशिका तो बनाती है कायिक कोशिका। क्या बनाती है? कायिक कोशिका। और एक प्रकार की कोशिका को बनाती है जनन कोशिका। ठीक है दोस्तों, कायिक कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक सेल। और जनन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल सेल। तो यहाँ तक की बात सबको अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका क्या होती है। सारी कायिक कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु है जनन कोशिका। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमने बात की है तीन प्रकार के विभाजन की, जिसमें एक विभाजन है समसूत्री, एक है अर्धसूत्री और एक है असूत्री। तो क्यों ना अभी हम देख लें कि समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा केवल नेम फिर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो विभाजन में आपसे बात कर रहा हूं, विभाजन का नाम क्या है? समसूत्री। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, आपके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? बताओ जरा, कितने गुणसूत्र है आपके शरीर में? एक कोशिका में पढ़ के आए हैं, कोशिका में हम ये चैप्टर, तभी मैंने आपसे बोला था कोशिका के बाद ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आपके शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है 46। कितनी? 46। और इस कोशिका में जब विभाजन होगा तो इससे कितनी कोशिका बनेगी? 2। और मान लो इन कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छे से समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने बोला आपके शरीर में एक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। और इससे जो दो कोशिका बन रही है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इसमें और इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान है। संख्या पुत्री कोशिका में मात्र कोशिका से के समान है, इसलिए इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। कितना इजी है ना? देखो आपके पास एक कोशिका, इसमें गुणसूत्र है 46, इससे दो कोशिका बन गई, इनमें भी गुणसूत्र कितने हैं? 46। 46 अब इतना ही समझो बस। तो ये इसमें भी गुणसूत्र 46, इसमें भी गुणसूत्र 46, यानी कि सूत्र मतलब गुणसूत्र, सम मतलब समान, यानी कि गुणसूत्रों का समान क्या हो रहा है? विभाजन।
इसलिए हम इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। बताओ, बात क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? 100%? ठीक है। अब दोस्तों एक बात ना आज आप लोगों के लिए बहुत ही अलग और बहुत ही विशिष्ट बता रहा हूं। देखिए, आपके शरीर में दो प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी? मैंने आपको बोला, एक तो कोशिका कौन सी है? कायिक, सही है। और एक कोशिका आपके शरीर में कौन सी है? जननिक, सही है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और जननिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। याद रखना है वो सभी, और कुछ नहीं, दिमाग मत लगाना है इसमें ज्यादा। जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रखना। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46, जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23। बात क्लियर? दोस्तों जब गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है तो मैं आपसे बोल सकता हूं ये क्या है? 23। अगर मैं इस 23 को बोल सकता हूं स्मॉल एन, एक नाम बोल रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं स्मॉल एन मतलब होता है गुणसूत्रों की या अगुणित अगुणित संख्या। किसकी? गुणसूत्र की अगुणित संख्या। समझते जाओ भी मेरे साथ साथ, दिक्कत नहीं रखूंगा बिल्कुल भी, यहाँ पे ध्यान से देखना। दोस्तों अगर n अगुणित संख्या है गुणसूत्रों की, तो जो 2n होगा इसका मतलब क्या है? ये द्विगुणित संख्या है। किसकी? गुणसूत्रों की। बात क्लियर है? इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में जितनी भी कोशिका कायिक कोशिका हैं उनके अंदर गुणसूत्र मिलेंगे 46, और आपकी जो जनन कोशिका है शुक्राणु और अंडाणु, उसमें गुणसूत्र कितने मिलेंगे? 23। बात सही है? अगर गुणसूत्र मिल रहे हैं 23 तो इसे हम बोलेंगे क्या? अगुणित। क्या बोलेंगे? अगुणित। और अगर गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 46, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे द्विगुणित। ये जो आगे वाला ये मिटा दूं, वो वाला उस साइड वाला ना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। लो, ठीक है। ठीक है भाई। तो एगुणित जो होता है इसे हम एक नाम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और द्विगुणित को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। बीच में छोड़ दिया क्या? छूट गया क्या बीच में? वापिस पकड़ के लाता हूं, देखो। आपके शरीर में दो प्रकार की कोशिका, कायिक कोशिका और जननिक कोशिका। ठीक? कायिक कोशिका तो ऐसी कोशिका होती है जिन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका होगी शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु में कौन से विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्र समान विभाजित होंगे तो समसूत्री। और यहां पे देखो, जो देखते रहो बस, और कोई टेंशन ही नहीं आएगी। दिख रहा है फर्क? ये देखो, वो देखो फर्क है क्या? क्या फर्क है? ये कौन सी कोशिका है बताओ? मात्र। ये कौन सी कोशिका है? संतति। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कभी भी आपसे बोलता हूं कि आपके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो आप बोलोगे मैं कौन सी कोशिका की बात कर रहा हूं? द्विगुणित। द्विगुणित जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो। ऐसा डबल मतलब अगुणित से ज्यादा हो। ठीक है। मैं बोलता हूं आपके शरीर में अगर कोई कोशिका है वो कैसी है? अगुणित। तो आप क्या कहोगे? उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23। बात सही है? तो जननिक कोशिका और कायिक कोशिका में फर्क सबको आ गया अच्छे से? दिक्कत तो नहीं है किसी को? वो मान
बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। ठीक है भाई, ये 2 बॉक्स बना दिए जो अपने बॉक्स काम के हैं, आपको याद रखना है। कार्य कोशिका में गुणसूत्र 2n, तन्य कोशिका में गुणसूत्र n। आपको सर ये 2n क्या है देखते हैं। तो मान लो अगर n की संख्या 23 है, तो एगुणित संख्या में तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई 23, और द्विगुणित संख्या में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई 2 इंटू 23 बराबर कितनी हो गई 46। ये तो लिखिए द्विगुणित में 46। तो मैं क्या द्विगुणित को 2n लिख सकता हूं क्या? ठीक है। और जन्य कोशिका में अगुणित को n लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। वैसे इसका मतलब है n का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या। अगर मैंने केवल n लिखा मतलब अगुणित, अगर मैंने 2n लिखा मतलब द्विगुणित। तो द्विगुणित और अगुणित ये 2 चीजें हो गई। ठीक, अब जरा देखिएगा, जरा मैं डेफिनेशन बोल कितनी आसान। समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन देखिए। वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, दोबारा बोल रहा हूं, वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ये संतति और ये कौन सी हो गई? मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। वहां देखना, वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। गुणसूत्र का समान विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन डेफिनेशन तुमको पता है। वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के क्या होती है? आधी। नहीं, आधी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। हाँ, मतलब यहां पर अगर आप कहें तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? देखो 2n बराबर है, अगर n का मान कितना है? अगर n का मान है यहाँ पे कितना 23, तो 2n कितना हो गया 46। 2 इंटू 23 बराबर कितना है 46। यहाँ पे भी 2 इंटू 23 बराबर कितना है 46। यहाँ पे भी 2 इंटू 23 बराबर कितना है। बात क्लियर? जबकि यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ध्यान से देखना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है 2n कम कर दूं आधे n होता है, यही होता है। वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब एक छोटा सा चीज तो मैं यही क्लियर कर देता हूं आपको कि सर तो इसका काम क्या है। दोस्तों मान लो आपके शरीर में एक कोशिका बन रही है शुक्राणु, ये रही। ऐसा ही विभाजन मान लो अगर ये वाला विभाजन एक होता है नर में, तो ऐसा ही विभाजन किसमें होगा? मादा में। के बाद भी क्या होगी 2n, ठीक है। और विभक्त करने के बाद ये भी कितना बना देगी n और n। निषेचन की अभिक्रिया में n और n मिलके क्या बनाते हैं 2n। ये वाला n और ये वाला n, ये मान लो दोनों n मिल गए तो क्या बन गया 2n। तभी तो मम्मी से 23 गुणसूत्र आते हैं, पापा से 23 गुणसूत्र आते हैं, हमें 46 होते हैं। तभी तो हमारे अंदर लक्षण मम्मी और पापा दोनों के मिलते हैं, बताया था मैंने, यही तो है वो। अगर मम्मी के 23 गुणसूत्र मान लो नर और ये है मादा, अगर पापा के 23 गुणसूत्र आए और मम्मी के 23 गुणसूत्र आए तो तुम्हारे पास कितने गुणसूत्र बन गए 46। यही तो होता है।
ज्यादा थोड़ी होता है, यही होता है। पता है आपको एक बात आपको बताता हूं मैं। एक्चुअली गुणसूत्र की संख्या बहुत जरूरी है, बहुत ही नियत होते हैं गुणसूत्र। ऐसा नहीं होता कि गुणसूत्र बढ़ा रही हो, आपका मन किया तो आपने 50 कर दिया, आपका मन किया तो आपने 10 कर दिए, ऐसा नहीं। गुणसूत्र की संख्या बहुत ही नियत रहती है। आप ऐसा मान सकते हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि गुणसूत्र की संख्या में एक कम हो गया या एक बढ़ गया, आपको किसी पंगा हो गया। एक बढ़ना या एक कम हो जाना एक सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों में बहुत बड़ा पंगा है। हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 12th क्लास में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारी ऐसे रोग जो गुणसूत्रों की संख्या के कम और ज्यादा होने से बनते हैं। बहुत जरूरी है, समझना पड़ेगा हमको वहां पे कि सच में ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो समसूत्री विभाजन होता है, उस विभाजन में आप लोग गुणसूत्रों की समान संख्या रखते हैं। अणसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, आधा आधा मिलेगा तो एक बन जाएगा, हाफ हाफ वन, तो आधा आधा मिलके क्या बनेगा, एक। बात समझ में आई? यही दोस्तों पता है वो रीजन होता है जिससे अगली संतति में गुणसूत्र मात्र संतति के समान होते हैं। मम्मी पापा में जितने गुणसूत्र थे उतने ही तुम में है। तुम्हें जितने गुणसूत्र होंगे तुम्हारे आगे के संतानों में भी उतने ही गुणसूत्र होंगे। ये जो गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ना, ये बहुत ही नियत है, कम ज्यादा नहीं करने का। बहुत सारी बीमारी आपको बताता हूँ, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन सेंटर सिंड्रोम। जस्ट एंजॉय द वर्ड, केवल शब्दों का मजा लो अभी। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो गुणसूत्रों की संख्या की कमी और बढ़ोतरी से होते हैं। हर एक गुणसूत्र आपके लक्षण को दिखाता है, हर एक गुणसूत्र दिखाता है ये लक्षण आपके। आज मेरे में कोई भी गुणसूत्र है, मेरे गुणसूत्र में मेरी मम्मी का भी मेरे पापा का भी दोनों का गुणसूत्र है, तो मेरे शरीर में वो गुणसूत्र आपस में लड़ते नहीं है, साथ साथ रहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों को ना बिल्कुल ऐसा समझता हूं जैसे मैं, अगर मुझे मेरी कही हुई बात समझ में आ रही है तो मेरा विश्वास कीजिए आपको भी मेरी कही हुई बात समझ में आए। मेरे पास गुणसूत्रों की संख्या है 46। से सुनना, सब काम छोड़ दो। मेरे पास गुणसूत्रों की संख्या है 46 और ऐसा बोला जाता है कि मेरे पास गुणसूत्र है 23 के जोड़े। बात समझ में आई? मेरे पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। इसका मतलब मेरे पास जो गुणसूत्र हैं वो है जोड़े। मतलब मेरे पास 22 तो जोड़े हैं और एक अलग है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम नर और मादा को ऐसे भी दिखाते हैं। आपके अंदर गुणसूत्र 46 है तो या तो आप ऐसे दिखा सकते हो नर को, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हो 44 प्लस XY। ये तो हमें भी पढ़ा दिया था जब हम छोटे थे। XY का मतलब क्या होता है? XY का मतलब होता है नर। क्या होता है XY का मतलब? नर। और दोस्तों अगर मान लो ये 46 है और इस 46 को मैंने बांट दिया आगे, और ये हो गया 44 प्लस XX। XX का मतलब क्या है? मादा। यानी कि एक तो हो गया नर, एक हो गया मादा। बात सही है? यही तो विभाजन है जो मैं यहाँ पे करने चाहता हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगा आप नर को दिखाओ, मैं आपसे कहूंगा इसको हटा दिया, मैंने कहा ये नर है मादा है, आपको थोड़ी पता लगेगा। मैंने कहा अब बताओ क्या है, नर है मादा है? आपको कैसे नर है? मैंने कहा गुणसूत्र कितने हैं, ये नहीं ये देख के बताओ, तो आपको यहाँ से बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर देखो ये हो गया 44 गुणसूत्र, ये हो गया 45, ये हो गया 46। सर 46 गुणसूत्र तो है, ये हो गया 44, ये हो गया 45, ये हो गया 46। सर 46 गुणसूत्र तो है। नई संतति ऐसे ही तो बनती है, ये कुछ नया नहीं है। सब वो जो आप पढ़ के आए हैं, सब वो जिसके तरीका आपका अलग होगा पढ़ने का, मगर आप पढ़ के जरूर आए। और पता है मैं चीजों को चाहता हूं कि चीजें और अच्छे से और क्लियर हो जाए। उस सब चीजों के लिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है लगभग सब कुछ। थोड़ा सा अलग जरूर है, कठिन तो नहीं कहूंगा, मगर नई चीजें हैं और नई चीजों में ग्रहण करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये नई चीजें हैं, एक बार ग्रहण हो जाएगी फिर दिक्कत नहीं आएगी। कैसे होगा देखो, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन क्लियर है। जब गुणसूत्रों का समान विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन कहेंगे। जो बनेगी वो है संतति कोशिका, जो ऊपर है वो है मात्र कोशिका। एन का मतलब अगुणित, 2n का मतलब द्विगुणित। बात क्लियर? अगर n का मतलब 23 है तो 2n का मतलब होगा 46। इतनी तो मैथ पढ़ी है। मैथमेटिक्स कमजोर थी मेरी, तो मतलब कमजोर तो नहीं कह सकता, मगर इतनी तो सही है, आपकी भी सही है।
तो यहाँ पर ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन, वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है, उस चीज को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। गॉट इट? 100% बात क्लियर है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये होता है जनन कोशिकाओं में, समसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? ये इसमें अगर मैं 2n लिखता हूं, n कर देता हूं तो अर्धसूत्री विभाजन है। मान लो ऐसा नर में हो गया, ऐसे ही मादा में हो गया, तो अगर ये दोनों चीजें ऐसी होगी तो क्या बनेगा 2n। इसका मतलब क्या मैं इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या देखो जरा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से बता रहा हूँ। मान लो ये 2n है, दिख रहा है आपको अच्छे से? ये 2n है, ये मम्मी है पापा, ठीक है। और पता है नर को दिखाने का एक तरीका और होता है बायोलॉजी में, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे गोला कर दो और गोले के ऊपर ऐसे एक तीर का निशान लगा, इससे हम दिखाते हैं नर को। और मादा को दिखाने का तरीका एक ऐसे और इसको ऐसे कर दो। मादा को क्या बोलते हैं? फीमेल। तो फीमेल जब बनाते हैं तो एफ बनाते हैं ना, एफ। देखो एफ ही बन रहा है, देखो ध्यान से। तो ऐसे जब नीचे करोगे तो क्या बनेगी? मादा। तो इसका नाम क्या है? नर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मान लो ये तो है नर और ये क्या है? मादा। बात सही है? जनन की अगर अभिक्रिया होगी तो नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। मादा में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। इस 46 में आपको अर्धसूत्री विभाजन करवाना है, कितना बन गया? 23 और 23। इसे भी आपको अर्धसूत्री विभाजन करना है, कितना बन गया? 23 23। ये 23 और ये 23 मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे? 46। एक नए जीव का क्या हो गया? निर्माण। यही तो है अर्धसूत्री विभाजन, यही तो आपके शरीर में होगा। क्योंकि अगर मम्मी से 46 गुणसूत्र आ गए और पापा से भी 46 गुणसूत्र आ गए तो ये तो बहुत ज्यादा गुणसूत्र हो जाएंगे। गुणसूत्र 92 गुणसूत्र कोशिका में, इतनी सी कोशिका छोटी सी, उसके अंदर 92 गुणसूत्र हो भैया, बहुत पंगा है। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 23 करो, फिर 23 मम्मी से, 23 पापा से, मम्मी और पापा के 23 को जोड़ दो, 46 गुणसूत्र बन गए। यही तो काम करना है। तो अर्धसूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, ठीक है भाई? कोई समस्या है यहाँ तक? अच्छे से बात क्लियर है अच्छे से? कोशिका विभाजन से ही हम समझ रहे हैं और हमने अभी बात की है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन की। अब दोस्तों हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि आखिर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे समसूत्री की, फिर हम बात करेंगे अर्धसूत्री की, और फिर हम बात करेंगे असूत्री की। एक क्वेश्चन ऐसा देख लेना जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा, होगा ही नहीं ऐसा एक भी क्वेश्चन जो तुमसे नहीं होगा, सारे क्वेश्चन होंगे तुमसे, ठीक है? बिलीव में, विश्वास करिए मेरा। चले आगे, चलिए अब चलते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।